हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाह्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे, एक्सटर्नल क्षेत्र के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के तहत है ना, व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि का इंजन होता है। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य भूमिका होती है। किसी देश की वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनमें विदेशी मुद्रा द्वारा लेन देन किया जाता है बाह्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जैसे आयात निर्यात। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में वर्तमान संसाधनों की गतिशीलता के लिए विभिन्न देश परस्पर निर्भर हैं, अर्थात दो देशों के मध्य आर्थिक संबंधों से दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ने लगती है। ठीक है। भुगतान शेष क्या होता है? भुगतान शेष एक निश्चित अवधि में एक देश का शेष विश्व के साथ मौद्रिक लेन देन का सार होता है, अर्थात ये देश में निवासियों और शेष विश्व के बीच नियत अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि के दौरान किसी देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए मौद्रिक लेन देन के लेखांकन का विवरण है। ये मौद्रिक लेन देन निम्न बिंदुओं से संबंधित है। वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, वित्तीय परिसंपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय। चौथा, भौतिक परिसंपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय। तो ये क्या होता है? पूरा भुगतान, ये मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है ना। अब इसके यहाँ से कुछ पीछे है तो मैं बता देता हूँ क्या है यहाँ पे। भुगतान शेष का महत्व क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये देश के आयात निर्यात की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि निर्यात में वृद्धि होगी तो ये घरेलू उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट विदेशी निवेश की मात्रा की जानकारी देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय उधार की मात्रा को दर्शाता है, जिससे शेष विश्व पर हमारी आर्थिक निर्भरता प्रकट होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट धन संप्रेषण, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, की एक जानकारी भी देता है। परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय भंडार प्रभावित होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट शेष विश्व की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था के निष्पादन को दर्शाता है तथा वैश्विक व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका की जानकारी प्रदान करता है। बैलेंस ऑन पेमेंट के अंतर्गत सभी आर्थिक लेन देन को दोनों पक्षों को समाहित किया जाता है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ से जो आगे वाली बात थी उसको जानेंगे। दोनों पक्षों में डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ना, जिसमें दो एंट्री होती है। एक एंट्री होती है डेबिट और एक एंट्री होती है क्रेडिट, है ना, डेबिट और क्रेडिट। जिस आर्थिक व्यवहार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है वो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है तथा इसके विपरीत जिस आर्थिक व्यवहार के कारण विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है उसे डेबिट पक्ष में रखते हैं। अब हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की संरचना कैसे होती है। भुगतान शेष के अंतर्गत लेखांकन दो प्रकार के खातों में किया जाता है, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। चालू खाता क्या होता है? यह खाता वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात एवं एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित है। इस खाते के अंतर्गत दृश्य और अदृश्य मदों का आयात निर्यात का विवरण रखा जाता है ना। दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का विवरण रखा जाता है। जिन मदों को पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जा सकता है उन्हें दृश्य मदें कहते हैं। इनका भौतिक अस्तित्व भी होता है तथा अदृश्य मदों को पोर्ट पर रिकॉर्ड करना संभव नहीं क्योंकि इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। चालू खाते के अंतर्गत दृश्य खाता, जिसे व्यापार खाता बोलते हैं, तथा अदृश्य खाता शामिल है। दृश्य मदों के आयात निर्यात को दृश्य खाते में दर्शाया जाता है, जबकि अदृश्य मदों के आयात निर्यात को अदृश्य खाते में दर्शाया जाता है। वस्तुओं के व्यापार को मर्चेंडाइज व्यापार कहते हैं, जबकि सेवाओं के आयात निर्यात को अदृश्य व्यापार कहा जाता है। अदृश्य मदों में दो प्रकार की सेवाएं शामिल होती, कौन कौन सी? कारक सेवाएं और गैर कारक सेवाएं। कारक सेवाएं क्या होती है? इसके अंतर्गत कारक आय के रूप में किए जाने वाले भुगतान शामिल होते हैं, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक। गैर कारक सेवाएं कौन कौन सी होती है? इसके अंतर्गत राजस्व के रूप में किए जाने वाले भुगतान शामिल होते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा आदि। चालू हस्तांतरण या एक पक्षीय भुगतान भी अदृश्य खाते का भाग है। चालू हस्तांतरण का अभिप्राय मुक्त के हस्तांतरणों से होता है तथा ये एक पक्ष से किया जाने वाला हस्तांतरण है। अनुदान, धन संप्रेषण आदि।
है ना, जैसे अनुदान या धन रेमिटेंस जो होता है वो इसी में आता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाता होता है और एक व्यापार खाता होता है। चालू खाते का अंतर क्या होता है? दृश्य खाता और अदृश्य खाता। मतलब चालू खाता और पूंजी खाता होता है, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाता और पूंजी खाता होता है ना। चालू खाते के अंतर्गत दो होता है ना, व्यापार खाता होता है और एक अदृश्य खाता होता है। दृश्य खाता जिसे व्यापार खाता बोलते हैं और एक अदृश्य खाता होता है ना। और अदृश्य खाते में क्या क्या आता है? कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं और चालू हस्तांतरण या एक पक्षीय हस्तांतरण, है ना, ये इसमें आता है। पूंजी खाते में क्या क्या आता है? पूंजी खाते में इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है उसके बारे में पता रहता है। व्यापार खाते की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती है। व्यापार अधिक की क्या होगा? दृश्य मतों का निर्यात यदि आयात से अधिक है तो व्यापार अधिक होगा। व्यापार घाटा क्या होगा? यदि आयात निर्यात से अधिक है तो। व्यापार संतुलन क्या होगा? आयात निर्यात के बराबर है तो। व्यापार शेष क्या होता है? वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात। वस्तु और सेवाओं का शेष क्या होता है? वस्तु और गैर कारक सेवाओं का निर्यात माइनस वस्तु और गैर कारक सेवाओं का आयात। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी है, आप आराम से चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे पूंजी खाता। पूंजी खाते बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा है जो देश के निवासी होता था शेष विश्व के मध्य एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उन सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड रखता है जिनसे परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। अर्थात पूंजी खाता उस आर्थिक लेन देन का विवरण है जिसके माध्यम से विभिन्न देश के मध्य परस्पर परिसंपत्तियों का स्वामित्व बदलता है। पूंजी खाते का लेन देन पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित नहीं है क्योंकि वस्तुओं के लेन देन को व्यापार खाते में दर्शाया जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भुगतान शेष का चालू खाता वस्तु और सेवाओं के शुद्ध निर्यात के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, जबकि पूंजी खाता शेष विश्व के साथ परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाता है। पूंजी खाते की संरचना कैसे देखेंगे हम? विदेशी निवेश, ऋण देखेंगे जिसमें विदेशी वाणिज्य उधार देखेंगे, बाहरी सहायता, अल्पकालिक जमा, एनआरआई जमा और बैंकिंग पूंजी, ये सब पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त आर्थिक लेन देन को पूंजी खाते के अंतर प्रवाह या बहिर्प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है तथा दोनों के योग से पूंजी खाते का शेष प्राप्त किया जाता है। पूंजी खाते का शेष धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यदि पूंजी खाते का शेष धनात्मक हो तो यह दर्शाता है कि विदेशी विनिमय का अंतर प्रवाह बहिर्प्रवाह से अधिक है तथा ऋणात्मक शेष ये इंगित करता है कि बहिर्प्रवाह अंतर प्रवाह से अधिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत मुख्यतः 3 घटक है जिसके माध्यम से समुचित शेष या संपूर्ण शेष की गणना की जाती है। ये घटक निम्नलिखित है। कौन कौन से? चालू खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष और भूल चूक जिसे सांख्यिकीय अंतर के कारण होती है ना। सरकारी निधि खाता क्या होता है? भुगतान शेष का समुचित शेष आरबीआई के सरकारी कोष खाते में दर्शाया जाता है क्योंकि आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है। यदि समुचित शेष धनात्मक है तो सरकारी कोष खाते में वृद्धि होगी, यदि समुचित शेष ऋणात्मक है तो यह सरकारी कोष खाते में कमी को दर्शाता है। यदि सरकारी कोष खाते को भुगतान शेष के एक भाग के रूप में दर्शाया जाए तो भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। अतः भुगतान शेष को संतुलित करने के उद्देश्य से सरकारी कोष में वृद्धि को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा तथा कमी को धनात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भुगतान शेष संतुलन अवस्था में प्राप्त होगा यदि चालू खाते का शेष, पूंजी खाते के शेष एवं भूल चूक का योग शून्य होगा। भुगतान शेष के अंतर्गत 2 प्रकार के मदों का प्रयोग किया जाता है। पहले स्वायत्त मदे, इसके अंतर्गत उन आर्थिक लेन देन को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो, जबकि समायोजक मदों के अंतर्गत वे मदें शामिल होती है जो लाभ के विचार से स्वतंत्र हो। स्वायत्त मदों को अबोव द लाइन आइटम भी कहते हैं जबकि समायोजन मदों को बिलो द लाइन आइटम भी कहा जाता है। अब एक नोट देखते हैं हम यहाँ। यदि चालू खाते का शेष धनात्मक हो तो उसे चालू खाते का अधिक ही कहेंगे, यदि चालू खाते का शेष ऋणात्मक हो तो इसे चालू खाते का घाटा कहेंगे, केड, है ना। अब चालू खाता घाटा में वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वस्तु और सेवाओं के आयात में वृद्धि हो जाए, निर्यात में कमी हो जाए, उत्पादन में कमी हो जाए या वैश्विक मंदी आ जाए, है ना। चालू खाते घाटे पर नियंत्रण के उपाय क्या क्या होते हैं? जैसे निर्यात को प्रोत्साहन देना, जैसे हम निर्यात सब्सिडी दे सकते हैं, निर्यात में वित्त ला सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, तकनीक में सुधार कर सकते हैं, निर्यात के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है आयात पर नियंत्रण कर सकते हैं, आयात बाधाओं में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे टैरिफ लगा सकते हैं, गेट टैरिफ चीज़ें
बढ़ा सकते हैं। आयातित वस्तुओं पर निर्भरता में कमी और उन वस्तुओं का घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना। ठीक है ना। काउंटर वैल्यू ड्यूटी, यदि कोई देश अपने निर्यात पर सब्सिडी देता है तो व्यापारिक साझेदार देश द्वारा उसका प्रभाव कम करने के लिए काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। विदेशी विनिमय दर हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए